नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इलेक्शन रिजल्ट 2022 यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा का परचम तो पंजाब में खूब चली झाड़ू। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतगणना पूरी हो गई है। भाजपा पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। यूपी में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत के साथ योगी राज वापस लौट रहा है। सपा को हालांकि 2017 के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन सरकार बनाने का सपना एक बार फिर धराशायी हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों की मतगणना में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। राजनीतिक दलों के दिग्गज अपनी सीट हार गए। उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए। हालांकि इस पहाड़ी प्रदेश में भी भगवा रंग लहराया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बुरी दशा जारी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट हार गए। पंजाब में बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अकाली परिवार भी इस चुनाव में बुरी हार का सामना कर रही है। पार्टी ने दोनों दिग्गज प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल अपनी सीटें हार गए हैं। यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला सीट से चुनाव हार गए हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पुरुष सैनिकों को एक्स सर्विसमैन कोटे से एक बार ही मिलेगी नौकरी। हरियाणा में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पा चुके पुरुष सैनिकों को एक्स सर्विसमैन कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अगर पुरुष सैनिक सरकारी सेवा में नहीं है तो उसके बेटे या बेटी तथा पति पत्नी में से किसी एक को कोटे का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में पुरुष सैनिकों को सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए एक बार ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कोटे से भर्ती हुए कर्मचारियों के आश्रितों को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पुरुष सैनिक या उसकी पत्नी एक्स सर्विसमैन कोटे से सरकारी नौकरी में है तो उससे ऊंचे पद पर नियुक्ति के लिए वह आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। हालांकि आवेदन में आयु सीमा में छूट का लाभ जारी रहेगा। आदेशों में साफ किया गया है कि अगर पुरुष सैनिक सरकारी सेवा में नहीं है या आरक्षण के बगैर ही भर्ती हुआ है तो उसके बेटे बेटी या पति पत्नी में से किसी एक को पहली नौकरी में एक्स सर्विसमैन कोटे का लाभ दिया जाएगा। यह नियम केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होगा। शहीदों के एक पारिवारिक सदस्य को नौकरी मिलने पर उनके बच्चों को सामान्य सेवा की नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दिव्यांगता के आधार पर सेना से कार्यमुक्त किए गए पुरुष सैनिकों को आरक्षण का लाभ सरकार देगी। बर्खास्त, दुर्व्यवहार व अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए पुरुष सैनिकों व उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रेणी बदलने के लिए आवेदन शुरू। नांगल चौधरी नपा में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को श्रेणी बदलने का ऑप्शन दिया गया है, जिसके लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी नपा के सचिव प्रदीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मकान निर्माण के इच्छुक लोगों ने 1 जून 2017 से 25 जुलाई 2017 तक आवेदन किए थे, लेकिन अधिकतर आवेदन गलत कैटेगरी में जमा हो गए। शिकायत मिलने पर सरकार ने सभी आवेदकों को गलती सुधारने का ऑप्शन दिया है। विभागीय पोर्टल या दफ्तर में 15 मार्च तक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे उन्हें भी दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में दुरुस्त नहीं करवाने पर उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहरी लाभार्थी को नया घर बनाने पर 2.5 लाख तथा निर्मित मकान को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय में 15 मार्च की शाम 4 बजे तक दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाएंगे। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर हरियाणा में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीएम खट्टर ने हुड्डा को खिलाई मिठाई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों यानी असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कुरुक्षेत्र में सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर भारत माता की जयकारों के साथ जश्न मनाया। राजकुमार सैनी ने कहा कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से जीताकर लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों पर मुहर लगाई है और परिवारवाद की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। सैनी ने कहा कि मोदी ने भाजपा की नीतियों और विचारधारा को घर घर पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी और इन चुनावों के परिणामों से साबित हो गया है कि जल्द ही देश कांग्रेस मुक्त होगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मिठाइयां बांटी। इस मौके पर मनोहर लाल ने वहां मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का मुंह भी मीठा करवाया। इस दौरान दोनों के बीच हुई गपशप ने वहां मौजूद लोगों को खूब हंसाया।
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा, 13 मार्च के लिए बनी सहमति। रोहतक में बैठक कर पदाधिकारी बोले सरकार की हठ धर्मिता से रोष। हरियाणा के रोहतक में बृहस्पतिवार को आयोजित की गई हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की बैठक में पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि मांगों को लेकर 13 मार्च को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के हठ धर्मिता की वजह से उनको यह निर्णय लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों में भारी रोष है। रोहतक बस स्टैंड पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के हिम्मत राणा ने कहा कि सरकार का कर्मचारियों के प्रति तानाशाह व नकारात्मक रवैया है। अब 13 मार्च को रोडवेज कर्मचारी करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि रोडवेज विभाग में 14,000 नई बसें शामिल की जाएं और प्राइवेट बसों को परमिट देना बंद कर दिया जाए। वहीं पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मोर्चा के पदाधिकारी जगदीप लाठर ने कहा कि मांगे न माने जाने तक उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना फिर से शुरू। अब दुधारू पशुओं का सिर्फ 100 रुपए में होगा बीमा। पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना फिर से आरंभ हो गई है। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत अब पशुपालक 25 रुपए से लेकर 300 रुपए का प्रीमियम देकर अपने बड़े पशुओं जैसे गाय भैंस के साथ साथ छोटे पशुओं का भी बीमा करवा सकेंगे। वहीं गौशालाएं भी 5 पशुओं का बीमा करवा सकती है। नई बीमा पॉलिसी के अनुसार पशुओं का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बड़े व छोटे पशु शामिल रहेंगे। बड़े पशुओं में गाय भैंस छोटा सांड घोड़ा ऊंट खच्चर व बैल इत्यादि शामिल होंगे, जबकि छोटे पशुओं की बात करें तो भेड़ बकरी व खरगोश का बीमा करवा सकते हैं। एक यूनिट में एक बड़ा पशु और 10 छोटे जानवर शामिल होंगे। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पशुओं का 1 वर्ष का बीमा होगा। बड़े पशुओं के लिए 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का प्रीमियम राशि देकर दुग्ध अनुसार श्रेणी अनुसार बीमा होगा, जबकि छोटे जानवरों के लिए मात्र 25 रुपए खर्च करने होंगे। यदि पशुपालक चाहे तो आगामी 3 वर्ष के लिए भी बीमा करवा सकता है। योजना के अनुसार पशु की आकस्मिक या दुर्घटना में हुई मौत को कवर किया जाता है। बीमा होने के 21 दिन बाद यह योजना लागू होगी। हालांकि पशु चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। एक पालक बड़े पशुओं की दूध क्षमता एवं आयु के अनुसार 50,000 से लेकर अधिकतम 88,000 रुपए तक, जबकि छोटे पशुओं या जानवरों की मौत पर अधिकतम 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का क्लेम राशि का दावा कर सकता है। वहीं पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार वह दावा कर सकेगा। आपको साथ ही यह भी बता दें कि कैसे कर सकते हैं आवेदन। बीमा करवाने के लिए पशुपालक को सरल पोर्टल या ई सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र व ई दिशा केंद्र इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता व राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल इत्यादि मुहैया करवानी होगी। ढैंचा बीज के लिए 25 मार्च तक करें पंजीकरण, सरकार देगी 80% तक का अनुदान। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा है कि हरी खाद ढैंचा लगाने पर सरकार ने 80% तक अनुदान देने का प्रावधान किया है। किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 25 मार्च तक पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने कहा कि खेत में ढैंचा लगाकर किसान खेतों में ही यूरिया की फैक्ट्री पा सकते हैं। खरीफ मौसम में ढैंचा बीज पर 80% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अधिकतम 10 एकड़ भूमि हेतु बीज अनुदान में दिया जाएगा। किसानों के पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा की पंजीकरण रसीद के साथ साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड का होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 या जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और रीअपियर की परीक्षा तिथि में किया बदलाव। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर ने स्नातकोत्तर स्तर की रेगुलर व रीअपियर परीक्षाओं की तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशंस में बदलाव किया है। एमसीए के प्रथम सेमेस्टर के पेपर डिजिटल डिजाइन व कंप्यूटर नेटवर्क की 13 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 24 मार्च को होगी तथा एमकॉम ऑनर्स के 7वें सेमेस्टर की करंट अफेयर्स इन कॉमर्स की 21 मार्च को होने वाला पेपर 24 मार्च को लिया जाएगा। इसके अलावा बीए अंग्रेजी ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर का पेपर 17 मार्च को, एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर का पेपर साहित्य की समझ 15 मार्च के जगह 22 मार्च को, एमए राजनीति विज्ञान की तृतीय सेमेस्टर पेपर 14 मार्च के बजाय 19 मार्च को तथा एमकॉम ऑनर्स के 9वें सेमेस्टर के पेपर की तिथि 15 मार्च से बदलकर 25 मार्च रख दी गई है। वहीं एमकॉम ऑनर्स यानी रेगुलर या रीअपियर के 9वें सेमेस्टर का प्रोजेक्ट प्लानिंग कंपनसेशन रिवार्ड मैनेजमेंट पेपर 11 मार्च को होगा। परीक्षा के समय तथा परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 12 मार्च को यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे शिक्षक। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर 12 मार्च को यमुनानगर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में फतेहाबाद जिले से भी सैकड़ों प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। इसको लेकर राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रधान सुरेंद्र पाल नैन के नेतृत्व में जिले भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में भाग लेने को लेकर प्राथमिक शिक्षकों में काफी उत्साह है। जिला प्रधान सुरेंद्र पाल नैन ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक सरकार से जनहित
क्षेत्र में लोकतांत्रिक रवैये की उम्मीद रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षा विरोधी कुछ मुद्दों पर आवाज उठा रहा है। इनमें नई शिक्षा नीति से छात्र और शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाया जाना, जैसे स्कूल मर्जिंग, शिक्षा वॉलेंटियर, आंगनबाड़ी वर्करों का विद्यालयों में प्रवेश और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण पर अंकुश लगाना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए नर्सरी कक्षा के बच्चों को विद्यालय की छात्र संख्या में जोड़कर योग्य नियमित प्राथमिक शिक्षक उपलब्ध करवाना, छात्र शिक्षक अनुपात अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रत्येक 20 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध करवाना शामिल है। इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो संघ आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर होगा। अब एक ही ऐप से मिलेगी सरकारी सेवाओं का लाभ, ये करवाना होगा जरूरी। प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और सूचनाएं अब एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल पर मिलेंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन सहायक हेल्प मी ऐप शुरू किया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जन सहायक हेल्प मी ऐप से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं और सूचनाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। यह सेवाएं आप घर पर ही मौजूद रहते हुए ऐप के माध्यम से देख सकते हैं और योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर जन सहायक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जन सहायक ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर परिवार पहचान पत्र के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 112 आपातकालीन सेवाएं, 100 नंबर पर पुलिस, 108 एम्बुलेंस, 101 अग्निशमन, 104 स्वास्थ्य, 1091 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं के रूप में निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल, आधारभूत संरचना व कौशल विकास और सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, यूजर सेवाएं व जनहित शिकायत एवं RTI आदि सभी प्रकार की सेवाएं व सूचनाएं जन सहायक ऐप पर उपलब्ध हैं। CBSE रिजल्ट अपडेट। 10वीं व 12वीं कक्षा के दोनों सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम एक साथ होगा जारी, छात्रों को मिलेगा इससे फायदा। CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की कक्षाओं की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं CBSE द्वारा दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 26 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। हालांकि अभी तक डेटशीट जारी नहीं की गई है, जबकि CBSE द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा नवम्बर व दिसंबर 2021 में ली जा चुकी है। अब CBSE द्वारा दोनों सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कंबाइन कर एक साथ ही जारी किया जाएगा। इससे जिन विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में कम अंक होंगे वह दूसरे सेमेस्टर में ज्यादा अंक प्राप्त कर पास हो सकेंगे। वहीं दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 26 अप्रैल से प्रारंभ होगी। होलाष्टक 10 मार्च से शुरू, अगले 8 दिन तक भूलकर भी ना करें ऐसे काम। वीरवार यानी 10 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होलाष्टक लग गया है। यह 18 मार्च तक जारी रहेगा। इस तरह होलिका दहन तक अगले 8 दिनों में शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित रहेंगे। विदित रहे कि होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। इस बार होलिका दहन वीरवार 17 मार्च और शुक्रवार 18 मार्च को होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। होलिका दहन के बाद होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है। फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक प्रारंभ होने पर होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों में प्रारंभ किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। होलाष्टक के 8 दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान, जमीन तथा वाहन क्रय या विक्रय पूर्णतः निषेध माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नई शादी हुई लड़कियों को ससुराल की पहली होली भी नहीं देखनी चाहिए। हालांकि देवी देवताओं की आराधना के लिए यह समय श्रेष्ठ माना गया है। होलाष्टक की इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस अवधि में भजन, जप, तप अवश्य करना चाहिए। इन 8 दिनों में ग्रह अपना स्थान बदलते हैं, ऐसे में व्रत और दान करने से भी लाभ प्राप्त होता है। होलिका दहन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फसल गिरदावरी पड़ताल करने बाइक सवार से चप्पल मांगकर खेत में उतरे महेंद्रगढ़ के डीसी। महेंद्रगढ़ जिले के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया मंगलवार को गांव बवाना व सेहलंग में फसलों की गिरदावरी के लिए गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों का दिल जीत लिया। लोगों ने डीसी को जमीन से जुड़ा होने की बात कही। गाड़ी से उतरते ही डीसी ने वहां पर मौजूद ग्रामीणों से ठेठ हरियाणवी भाषा में राम राम की। इसके बाद उन्होंने SDM महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार, तहसीलदार नवजीत कौर बराड़ व पटवारी उमेद सिंह जाखड़ की उपस्थिति में मौके पर पड़ताल करवाई। इस दौरान डीसी श्यामलाल पूनिया ने लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। जब वे खेत में घुसे तो वहां किसान की ओर से फसल की सिंचाई की हुई थी, जिस कारण दलदल बनी हुई थी। डीसी खेत की ओर बढ़े तो इत्तेफाक से एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। डीसी ने उसे रुकवाया और अपने जूते उतारकर राह चलते बाइक सवार की चप्पल मांगकर पहनी तथा खेत के अंदर चले गए। डीसी ने जमींदार की भांति करीब आधा घंटे खेत में रहकर फसलों की पड़ताल की। उसके बाद बाइक चालक की चप्पल लौटा दी गई।
हरियाणा के गांवों का कायाकल्प करेगी मनोहर सरकार, बनाई यह योजना। हरियाणा के विकास और पंचायत व पुरातत्व और संग्रहालय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के पहले चरण में 3400 गाँव के जोड़ों के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत गाँव के तालाबों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव में पुस्तकालय बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिल सके। क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुरूप नई परियोजनाओं के लिए भी प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्रदेश के गांव की सभी नालियों और गलियों को पक्का किया जाएगा। सभी गांव के स्कूलों और सार्वजनिक सरकारी भवनों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए पहले फेज का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही गाँव में स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं के लिए भी सरकार ने जल मिशन योजना के तहत काम शुरू कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को मिले बहुमत के साथ ही हरियाणा की सियासत में भी आपकी जीत चर्चा का विषय बन गई है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता जैसी पार्टियों में खास तवज्जो नहीं मिल पाने के कारण नेताओं ने अपने बड़े विकल्प के तौर पर आपकी ओर देखना शुरू कर दिया है। पंजाब में आपकी जीत और बहुमत आ जाने के साथ ही अब हरियाणा में भी सियासी दिग्गजों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा के कई जाट नेताओं द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से संपर्क साधे जाने की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी दिल्ली के सीएम और उनके सलाहकारों को फोन पर इस प्रचंड जीत की बधाई देते हुए उनका ख्याल रखने की अपील की है। अर्थात पंजाब की राजनीति का असर अब हरियाणा में भी होने जा रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा में अपना संगठन खड़ा कर चुके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगली नजर अब हरियाणा की तरफ लगी हुई है, क्योंकि पंजाब में पिछले चुनाव और इस बार फतेह के साथ ही उनकी टीम के हौसले भी खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की नजर अब 2024 के चुनाव पर नजर है। इसके लिए अभी से अपनी टीमों को तैयार रहने के लिए कहा है। हरियाणा के कई नामी ग्रामी चेहरों के नाम अभी से चर्चा में है। चर्चाओं और कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अक्सर सरकार के विरुद्ध मुखर रहने वाले नेताओं के नाम इस क्रम में लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी राज्य के मनोहर लाल सरकार के विरुद्ध मौके बेमौके मुखर रहे हैं। इसी तरह से राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी का नाम भी लिया जा रहा है। अहिरवाल बेल्ट में खासा असर रखने वाले राव को लेकर भी सियासत के गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा भी दर्जन भर चेहरों के नाम लिए जा रहे हैं। यह सभी किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा की सियासत को एक नया मोड़ दे सकते हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।